अगर आप देखोगे ट्रेडिशनली जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता था, चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिकली ऑडिटिंग के प्रोफेशन में था, टैक्सेशन देखता था, प्लस अकाउंटिंग की जॉब्स देखते थे और कुछ लोग अपनी प्रैक्टिस करते थे। दिस वॉज द ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव कि एक सीए क्या करता था। आज भी जैसे हम अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, तो 31 जुलाई आते ही मतलब जब टैक्स रिटर्न की डेट आती है तो उनका फोन आ जाता है, भाई टैक्स रिटर्न भरनी है। दैट मीन्स स्टिल दे थिंक यार एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम वो टैक्स रिटर्न और टैक्स कॉम्पिटिशन, अकाउंट्स की एमसीए पे फाइलिंग, वो टिपिकल काम है। इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द इमर्जिंग इंडस्ट्रीज यू कैन से। और कोविड के बाद तो लोगों का क्रेज इन्वेस्टमेंट के लिए और इंक्रीज हो गया। तो कहीं ना कहीं हमारा देश, हमारी इकोनॉमी, हमारी इंडस्ट्री इतनी ट्रिमेंडसली ग्रो करी है, जिसकी वजह से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो रोल है, जो प्रोफेशन है, वो भी और इवॉल्व किया है ताकि वो उसको संभाल सके। जय श्री श्याम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं स्वागत करता हूं आपका, जिसका नाम है ब्रेकिंग बैरियर्स बिल्डिंग सीए कैरियर्स। इसका मकसद है आप तक प्रोफेशनल सीएस की ओपिनियन, उनके थॉट्स, उनके नॉलेज पहुंचाना कि किस तरीके से हमारी इंडस्ट्री में बदलाव आ रहे हैं, क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये सारी बातें और बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे हम अपनी पॉडकास्ट सीरीज़ के माध्यम से, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का 2024 तक क्या रोल रहने वाला है। इसे डिस्कस करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं हमारे गेस्ट मेंबर, जिनका नाम है सीए आशीष सावो सर। और अगर इनके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं तो मैं कहूँगा कि 2011 से ये प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। कमाल की बात यह है कि सीए फाउंडेशन हो या सीए इंटर हो, ये रैंक होल्डर रह चुके हैं। उस पर भी नहले पे दहला सुन लीजिए। अकाउंटेंसी में इनके 100 आउट ऑफ 100 मार्क आए थे, जो कि खुद में ही एक रेयर फिनोमिनन है। बहुत सारे लोग बस सपना ही देखते हैं कि भगवान बस अकाउंटेंसी में पास करा देना। यही रीज़न है कि एकेडमिक अचीवमेंट की वजह से देश की टॉप 4 सीए फर्म्स में से एक अर्न्स्ट एंड यंग में ये 6 साल एज अ प्रोफेशनल ऑडिटर भी काम कर चुके हैं। फिर ये बाटा इंडिया से भी जुड़े और आज ये बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स को एज अ प्रोफेशनल एडवाइजर एडवाइस भी करते हैं। रूमिंग से ये जुड़े हैं एज अ सीनियर फैकल्टी मेंबर। और आज हम सीए आशीष सावो सर से जानेंगे कि 2024 तक सीए इंडस्ट्री में क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। जानते हैं आज इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस। अपने बिजी शेड्यूल से ये टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आशुतोष फॉर योर काइंड वर्ड्स। आज हमारे पास कुछ सवाल हैं, हम जानते हैं कि आपके पास बेहतरीन जवाब उनके लिए तैयार होंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से कि सीए का रोल क्या है और किस तरीके से ये जो फील्ड है ये इवॉल्व हो रही है आते जाते टाइम में। आई एम हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। तो आपने सबसे पहली चीज मेरे से ये पूछी कि सीए का रोल क्या है, किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है। देखिए, इसके लिए ना आपको थोड़ा सा ना सीए इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा। अगर आप देखोगे ट्रेडिशनली जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता था, चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिकली ऑडिटिंग के प्रोफेशन में था, टैक्सेशन देखता था, प्लस अकाउंटिंग की जॉब्स देखते थे और कुछ लोग अपनी प्रैक्टिस करते थे। दिस वॉज द ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव कि एक सीए क्या करता था, विच हैज बीन डेवलप्ड एंड इवॉल्व ओवर द पीरियड। जो आज की डेट में अगर आप बात करें तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, वेंचर कैपिटल में अकाउंट जॉब हो गई या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीजें हो गई। इवन अब तो पीपल व्हेन इट कम्स टू चार्टर्ड अकाउंटेंट दे आर आल्सो मेकिंग देयर करियर्स इन YouTube blogging, content development, politics, business, and of course, not to mention its coaching also because I am in coaching industry. So all these are the roles of a chartered accountant. तो एक chartered accountant के पास multiple industries है जहां पर वो ऑपरेट कर सकता है। अब ये एक chartered accountant का रोल है। बट अगर आप ग्रेजुअली चीजों की बात करें, अगर आप बात करें कि किस तरीके से चीजें चेंज हुई है, तो जिस तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी ने चेंजेस लिए हैं, उस तरीके से रोल्स भी बदल रहे हैं। अगर आप देखो, पहले आज से आई कैन से 5 या 6 years बैक, ई कॉमर्स, द टाइम फ्लिपकार्ट एंड अमेजन इनटू इंडियन इकोनॉमी, उससे पहले ई कॉमर्स इतना स्ट्रांग नहीं था, बट नाउ द ई कॉमर्स इज इनटू द इकोनॉमी, जिसकी वजह से अगर मैं ऑडिटिंग प्रोफेशन बोलूं, दैट हैज चेंज कंप्लीटली। क्योंकि उससे पहले कहीं ना कहीं प्रोसेसेस कम चेक होते थे, कंट्रोल्स कम चेक होते थे, बट आज की डेट में अगर आप ऑडिटिंग की बात करेंगे, बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स, द वोलुमिनस नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, द चेंज इन द टेक्नोलॉजी, द प्रोफेशन इज चेंज कंप्लीटली। सो डू विद द अकाउंटिंग पार्ट ऑल्सो। अब जब अकाउंटिंग चेंज होती है, ऑडिटिंग चेंज होती है, एंड टैक्सेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं, तो टैक्सेशन हैज ऑल्सो चेंज। इवन मैं अगर आपको एक छोटी सी चीज और बताऊं, जो सीए प्रैक्टिस है, जो ट्रेडिशनली अगर आप आज भी जैसे हम अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, तो 31 जुलाई आते ही मतलब जब टैक्स रिटर्न की डेट आती है तो उनका फोन आ जाता है, भाई टैक्स रिटर्न भरनी है। दैट मीन्स स्टिल दे थिंक यार एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम वो टैक्स रिटर्न और टैक्स कॉम्पिटिशन, अकाउंट्स की एमसीए पे फाइलिंग, वो टिपिकल काम है। बट
आज की डेट में द सिनेरियो हैज चेंज्ड। जो काम कभी एक बार होता था टैक्स रिटर्न्स का, आज की डेट में वर्चुअल सीएफओ तक की सर्विसेज प्रोवाइड होती है। तो जो सीए फर्म्स का भी काम है, दैट हैज चेंज्ड। अगर मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह बात करूं तो आप देख ही रहे हैं मार्केट किस तरीके से जा रही है। 67,000 का बेंचमार्क क्रॉस कर चुका है सेंसेक्स। तो जब वो इतना सेंसेक्स क्रॉस कर चुका है तो इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ हैज इमर्ज एज वन ऑफ द इमर्जिंग इंडस्ट्रीज यू कैन से। और कोविड के बाद तो लोगों का क्रेज इन्वेस्टमेंट के लिए और इंक्रीज हो गया। तो कहीं ना कहीं हमारा देश, हमारी इकोनॉमी, हमारी इंडस्ट्री इतनी ट्रिमेंडसली ग्रो करी है, जिसकी वजह से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो रोल है, जो प्रोफेशन है, वो भी और इवॉल्व किया है ताकि वो उसको संभाल सके। एंड बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग अ फेटर्निटी जिसको ऑल ओवर इंडिया, इवन पूरी कंट्री जिसे रिस्पेक्ट करती है, तो अगर उस प्रोफेशन को अपने को अपडेट रखना है, अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखना है, तो उसे भी कंटिन्यूसली इवॉल्व करना पड़ा है। ठीक है जी सर, वो आपने एवोल्यूशन की बात करी तो मेरे ख्याल में एक चीज आ रही है कि इस दौरान क्या? आपने बताया कि बहुत सारे चेंजेस आए हैं सीए के रोल में। मैं जानना चाहूंगा किस तरीके से टेक्नोलॉजी का चेंज आया है। टेक्नोलॉजी एक मेजर पार्ट है जो हर इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है, चाहे वो सीए हो, चाहे सीएफओ हो, कोई भी हो। तो किस तरीके से इस इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी ने अफेक्ट किया है। और आजकल तो हम बहुत सारी चीजें अपने आसपास देखते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई की बात होती है, कि किस तरीके से सीए की अकाउंटिंग में या फिर इन फर्म्स में ट्रेनिंग में किस तरीके से एआई का इम्पैक्ट आ सकता है। अगर आप उस पर कुछ हमें शेयर कर सकते हैं जानकारी तो बता सकते हैं प्लीज। बिल्कुल आशुतोष, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इवन ऑनेस्टली सेइंग दिस इज द रेड हॉट टॉपिक फॉर द इकोनॉमी राइट नाउ, क्योंकि रिसेंटली चैट जीपीटी लॉन्च हुआ एंड एवरीवन नोज कि जिस तरीके से उसके सब्सक्राइबर बढ़े विद इन अ डे, विद इन अ मंथ, विद इन अ वीक, दैट इज बियॉन्ड लिमिट। इवन कहीं ना कहीं तो उनकी फंक्शनिंग ही रुक गई थी एक बार, क्योंकि इतने सब्सक्राइबर थे। हाँ, यू आर राइट कि हमारी इंडस्ट्री को, हमारे प्रोफेशन को, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारे प्रोफेशन को बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आने वाला है इसकी वजह से, और आ भी रहा है। चलिए मैं इसको आज ऑडिटिंग के एस्पेक्ट से आपको पहले बताता हूँ। देखो आप ना, अगर ऑडिटिंग की बात करें तो हम अपनी सीए फर्म्स को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक जो सबसे बड़ी फर्म्स है, जैसे बिग फोर्स कहते हैं, जैसे हम ईवाई की, पीएमजी, डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी। एक जो मिडिल फर्म्स है, जो टॉप 5 से लेके टॉप 20-25 तक की जो फर्म्स होती है, एंड देन द थर्ड टायर फर्म जो उनसे नीचे वाली है। देखिए, जो बड़ी फर्म्स है वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को आज से 5-7 साल, 10 साल पहले धीरे धीरे अडॉप्ट करना शुरू हो चुकी है। अगर आप बिग फोर्स में जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके ऑलरेडी एआई के टूल्स अवेलेबल हैं जो एंट्रीज को एनालाइज करते हैं, एक रिस्क बेस्ड ऑडिट करने में हेल्प करते हैं। बट अगर आप मीडियोकर फर्म की बात करें, वो अभी इतनी अडेप्टिव नहीं है, इतनी रिस्पॉन्सिव नहीं है। दे आर स्टिल इवॉल्विंग एंड द टाइम, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है, उनको बहुत जल्दी से अपने काम को चेंज करना पड़ेगा। आज की डेट में अगर आप चैट जीपीटी या मल्टीपल एआई टूल्स की बात करें तो दे कैन वेरी इजीली एनालाइज अ कंप्लीट बैलेंस शीट इन फ्यू मिनट्स, जो पहले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और मल्टीपल टीम मेंबर टेक्स वीक और सम डेज टू डू। तो कहीं ना कहीं चीजें बदलने वाली है, बहुत स्ट्रांगली बदलने वाली है काम में। एंड व्हेन इट कम्स टू द टायर 3 फर्म्स जो अभी भी टेक्नोलॉजी से बहुत दूर हैं, उनको तो बहुत तेजी से स्टेप्स लेने पड़ने वाले हैं। और मान लीजिए कि उनके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ फर्म्स के ऊपर इसका फर्क है, अगर आप इंडस्ट्री पे भी जाए, जहां अगर आप अकाउंटिंग की बात करते हैं, अगर आप ओपिनियंस की बात करते हैं, कंसल्टेंसी की बात करते हैं, लेट्स से आज की डेट में अकाउंटिंग कंसल्टेंसी या टैक्सेशन की कंसल्टेंसी है, आपको कोई डाउट आता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, मान लीजिए कोई कंपनी जैसे मैक्स है, मैक्स को मान लीजिए कोई अकाउंटिंग में डाउट आ गया या किसी चीज में डाउट आ गया, तो दे रीच आउट टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और देयर फाइनेंशियल एडवाइजर कि जी हमें इस चीज में समस्या आ रही है, आप हमें हेल्प करो कि किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, हम किस तरीके से इसकी अकाउंटिंग देख सकते हैं, या इसका टैक्सेशन का इम्पैक्ट कैसे देख सकते हैं इस ट्रांजेक्शन का। बट ऑन द अदर साइड आपके पास ऐसे एआई टूल्स आज की डेट में अवेलेबल है कि अगर आप वहां जाके वो केस स्टडी पेस्ट करेंगे तो आपको एक ड्राफ्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको एक ड्राफ्ट आंसर मिल जाएगा, विच इज नॉट 100% करेक्ट। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% करेक्ट है, बट समवेयर डाउन द लाइन जो उनका डाउट था वो कहीं ना कहीं अब वो रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। तो प्रोफेशन को तो इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जब वो काम जो है हम कर रहे थे, कंसल्टेंसी हम दे रहे थे, अगर वही सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा तो आप सोच सकते हो कि इट कैन समडे रिप्लेस ह्यूमंस ऑल्सो, अगर हमने अपने आप को उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया। तो इम्पैक्ट तो बहुत स्ट्रांग है दोस्त। जी सर, आपने कहा कि ह्यूमंस को रिप्लेस करने की ताकत इसके पास है, तो एक छोटा सा सवाल यहाँ पर ये खड़ा उठता है कि किस तरीके से जो एस्पायरिंग सीएज हैं
उन्हें इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि मार्केट में हर तरह के एआई टूल बिखरे पड़े हैं, हर तरह के ऑप्शंस हैं, लेकिन उन्हें कैसे अपनी स्ट्रीमलाइन करनी चाहिए तैयारी, ताकि वो इसके लिए प्रिपेयर कर सके और अपने आप को बेहतर तरीके से काम करने के लिए प्रिपेयर कर पाए। देखिए, इस पे जो सबसे बड़ा स्टेप है वो आईसीआई ने ऑलरेडी ले लिया है। आईसीआई ने जो अपना नया सिलेबस दिया है उसके अंदर उसने टेक्नोलॉजी का कुछ एस्पेक्ट लेकर आए हैं। हाउएवर, जब आपकी एक सीए स्टूडेंट के लिए स्पेसिफिकली जब आपकी आर्टिकलशिप होती है उस दौरान में आपको जो चीजें सिखाई जाती है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है यार आर्टिकलशिप में कुछ नहीं होने वाला, लेट्स लीव इट। बट अगर आप आर्टिकलशिप को फोकस करेंगे ना तो वहां पे आपको बहुत चीजें सिखाई जाएंगी, बहुत एनालिटिकल स्किल्स सिखाई जाएंगी जिनकी मदद से आप टेक्नोलॉजी को टैकल कर सकते हैं। देखो, एक छोटी सी बात याद रखना, टेक्नोलॉजी इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस ह्यूमंस, टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू रिप्लेस द आइडलनेस एंड द रिडंडेंसीज ऑफ द ह्यूमन। क्योंकि ये एक ऐसा टूल है, अगर जिसको आपने अच्छे तरीके से यूज किया तो आपकी इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बहुत हाई होगी, बट अगर नहीं किया ना तो आपको बाहर जाने में समय नहीं लगेगा। तो एक सीए स्टूडेंट को भी क्या है, उसको भी ना एक अपना ना अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस बहुत अच्छा रखना होगा। उसको जो कंसेप्ट समझना है, उसकी जो एप्लीकेशन है वो अच्छे तरीके से समझनी होगी। एंड व्हेन इट कम्स टू अप्लाइंग ए टेक्नोलॉजी, अगर उसने टेक्नोलॉजी को थोड़ा भी समझ लिया, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है वहां पे एक बेसिक लेवल भी समझ लिया और उसके साथ अपनी एबिलिटी को ऐड कर दिया, तो काम बन जाएगा। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। मान लीजिए आज की डेट में आप बोलते हैं कि आपको कोई बैलेंस शीट एनालाइज करनी है। आपका जो फाउंडेशन है बहुत स्ट्रांग है, मतलब आपको पता है रेशियो एनालिसिस क्या होते हैं, आपको पता है कि नंबर्स कहाँ से कहाँ खेल रहे हैं और उसकी वजह से जो चेंज आ रहा है क्या वो सही होगा या गलत होगा। अब मैं आपके हाथ में एक ऐसा टूल दे दूं जो आपके लिए बैलेंस शीट एनालाइज कर सकता है, तो जब आप उस टूल को यूज करेंगे ना, आप उसके अंदर ऐसी ऐसी कमांड्स डालेंगे जो आपको इतना अच्छा रिजल्ट देगी जिसकी कोई मतलब आई कैन से जो बहुत वैल्यूएबल होगा। बट अगर आपका फाउंडेशन ही वीक है, अगर आपको एनालिसिस आता ही नहीं है, तो आपके हाथ में अगर मैं एक टेक्नोलॉजी दे भी दूंगा ना तो भी आप उससे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे। आप उससे प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे ही चीजें निकाल पाओगे। ये तो वही बात होगी कि एक छोटे बच्चे को आपने पैसा तो दे दिया बट उसे पैसे की वर्थ नहीं पता। सेम वे में अगर आपका फाउंडेशन वीक है, अगर आपको आपका स्किल सेट वीक है, तो आप टेक्नोलॉजी को यूज ही नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है। जी सर, बहुत सही बात कही आपने कि अगर आपको अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी आती है तो आप किसी भी चीज़ को टैकल कर सकते हो, किसी भी चीज़ को मास्टर कर सकते हो। तो इसी के साथ एक सवाल ये खड़ा होता है कि ग्लोबली जो सिनेरियो हमारा चल रहा है, लैंडस्केप जैसे जैसे बदल रहा है, उसमें सीए की इंपॉर्टेंस किस तरह से रहने वाली है, और आगे चलकर जो अगला साल आने वाला है 2024, किस तरीके से इस इंडस्ट्री में बदलाव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबली बहुत सारी चीज़ें एक साथ चेंज हो रही हैं। तो इसमें रोल क्या रहने वाला है सीए का, और किस तरह से हम ये बदलाव एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आशुतोष, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, स्पेसिफिकली फॉर दोज पीपल जो अब दे विल बी गोइंग टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन 6 मंथ और अ ईयर, स्पेसिफिकली उनके लिए। देखिए, जिस तरीके से हमारी ग्लोबल इकोनॉमी बढ़ रही है, ग्लोबल इकोनॉमी आपके लिए दोनों चीजें लेकर आ रही है। इट इज कमिंग विद अ थ्रेट ऑल्सो, इट इज कमिंग विद अ अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। नाउ इट्स ऑन यू हाउ यू वांट टू परसीव इट। लेट मी टॉक अबाउट थ्रेट फर्स्ट, क्योंकि अपॉर्चुनिटी के लिए तो सब इंटरेस्टेड होते हैं। आज की डेट में थ्रेट की बात करते हो तो आप यूरोप को देखिए, यूरोप की मार्केट नीचे, चाइना नीचे, यूक्रेन वैसे ही पूरा का पूरा बॉम्बार्डेड है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो ग्लोबल इकोनॉमी है ना वो कंस्ट्रेंट में आती जा रही है। और जैसे ही वो कॉन्स्टेंट में जाती है तो क्या फर्क, क्या क्या चीजों पे फर्क पड़ेगा। अगर मैं सीए को छोड़ दूं, वैसे ही बात करूं, जैसे ही यूएस इकोनॉमी और यूरोप इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है तो हमारी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पे फर्क पड़ता है। क्योंकि बहुत सारा टेक्नोलॉजी का जो काम है, आईटी सेक्टर है, जो बैंगलोर में ऑपरेट कर रहा है, हैदराबाद में ऑपरेट कर रहा है, वो आउटसोर्स वर्क है, तो उनको फर्क पड़ेगा। करेक्ट। दूसरी चीज, जब ये इन कंट्रीज के अंदर फर्क पड़ने वाला है तो इनसे जो रॉ मटेरियल आता है, जैसे स्पेसिफिकली अगर मैं अपनी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात करूं तो वहां पे जो रॉ मटेरियल चाहिए वो चाइना से काफी हद तक आता है, स्टील वगैरह, ताकि आप गाड़ियां बहुत अच्छे तरीके से बना सको। अब इन कंट्रीज को एक अफेक्ट पड़ेगा तो यहाँ पर आपके रॉ मटेरियल सप्लाई चेन के बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट को अफेक्ट पड़ गया। जब आपकी सप्लाई चेन अफेक्ट पड़ गई तो सोच लो कि पूरा का पूरा आपका मैकेनिज्म इम्पैक्ट आ जाएगा। और जब उसमें इम्पैक्ट आएगा तो कहीं ना कहीं प्राइसिंग हाइज होंगे, कॉस्ट कटिंग होगी, जॉब्स कम निकलेंगी। तो आप समझ सकते हैं कि जो एस्पायरिंग सीएज है उनके लिए कहीं ना कहीं चीजें चैलेंजिंग रहेगी। तो एक एस्पेक्ट तो यह है जहां पर अपॉर्चुनिटीज कम होती हुई नजर आती है, चैलेंजेस नजर आते हैं। बट अगर आप दूसरी साइड देखो, इंडिया जिस तरीके से रिलेशंस बिल्ड कर रहा है, वेदर इट इज फ्रांस, वेदर इट इज जापान, वेदर इट इज रशिया, वेदर इट इज दुबई, इवन
these countries are recognizing chartered accountant as a profession. कुछ पर्टिकुलर अगर आप टेस्ट और दे दे, कोर्सेज अगर आप हल्के फुल्के और कर ले, तो आप वहां पे एक अच्छे तरीके से अकाउंटिंग में काम कर सकते हैं. दे आर रिकॉग्नाइजिंग यू. इंडिया के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सीए करके दुबई जाते हैं. इवन मैं आपको बताऊं, इंग्लैंड का भी बताऊं, मल्टीपल इंडियन कंपनीज ऐसी है जो वहां पर अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय कर देती है, यहाँ से आपको सेकंडमेंट दे देती है कि वहां जाके करिए काम. तो आपके लिए एवेन्यूज भी खुलते जा रहे हैं. अब नाउ इट्स ऑन यू हाउ यू वांट टू परसीव इट. वो एक बहुत प्यारी सी सेइंग है ना कि, लेट मी जस्ट शेयर इट विद यू, Yeah. कि जब मैं जमाने को बदलने चला तो कुछ ना बदला, जब मैंने नजरिया बदल दिया तो पूरा जमाना बदल गया. तो Thank you, दिस इज sir. द Thank you ओनली for that पॉइंट. kind. दिस इज द ओनली पॉइंट, द ग्लोबलाइजेशन. क्योंकि आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन की वजह से ऐसा तो नहीं है कि अगर ग्लोबल में फर्क पड़ेगा तो हमारी इकोनॉमी बाहर रह जाएगी. हमारी इकोनॉमी को भी देखो फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे हाँ उतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट इम्पैक्ट तो आएगा. रिसेंट अगर आप न्यूज देखेंगे तो मल्टीपल न्यूज आ रखी थी कि वर्ल्ड वाइड रिसेशन इज कमिंग, बट इंडिया इज स्टिल सेफ. But Yes. India is still affected when it comes to pricing, job opportunities, employment, growth and everything. आज की डेट में आप टाटा मोटर्स के नंबर उठा के देख लो जून क्वार्टर के, आपको पता लगेगा मार्च क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर के नंबर से कम है. और अगर मैं पिछले साल के जून क्वार्टर के नंबर्स के कंपेयर करूं तो हार्डली 5% का वेरिएशन है. तो ग्रोथ तो दिखी ही नहीं. तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को फर्क तो पड़ गया. तो नाउ इट्स ऑन यू हाउ यू वांट टू डील विद इट, हाउ अ एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट वांट्स टू डील विद इट. ये उसका पर्सपेक्टिव है. जी सर, थैंक यू फॉर योर इनसाइट्स. एक छोटी सी बात यहाँ पर आती है, मैं कहूँ कि बहुत बड़ी बात है, छोटी तो नहीं है, कि आपने बताया कि सीए के पास कितने सारे चैलेंजेस है प्रिपरेशन में, चाहे वो सीए फाउंडेशन हो, इंटर हो, फाइनल हो. तो जब इतने सारे चैलेंजेस अचानक से घेर लेते हैं, जैसे कि अभी तो प्रिपरेशन के चैलेंजेस अलग होते हैं, बाद में जब हम इंडस्ट्री में आते हैं तो अलग चैलेंजेस होते हैं, तो ऐसे में एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाकर चलना कितना इंपॉर्टेंट होता है और किस तरीके से बना के रखा जा सकता है, अगर आप इस पर थोड़े सा हमें बता सके कुछ. बिल्कुल सही, आपने बहुत सही चीज पूछी. और ये ऐसी चीज है जिससे ना हर बच्चा, हर प्रोफेशनल कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा होता है. वी, मी एंड ईच एंड एवरीवन कहीं ना कहीं इस चीज को डेली लाइफ में फेस भी कर रहा होता है. देखो इस चीज में ना एक बच्चे को ना सबसे पहली चीज ये समझनी चाहिए, गोल्ड ना जब गोल्ड बनता है ना तो उससे पहले उसे बहुत तपाया जाता है. बिना तपे तो गोल्ड भी नहीं बनता. कोई आर्किटेक्ट बनता है ना, कोई स्कल्पचर बनता है, कोई मूर्ति बनती है, तो उससे पहले उसे बहुत चैनी और हथौड़े से तोड़ा जाता है. तो जब तक प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी ना आप निखर के भी नहीं आओगे. सब चीजें जब स्मूथ रहती है ना तो आउटकम भी नहीं आते. तो चैलेंजेस तो है, ये हमेशा रहेंगे, बट आपको याद रखना है कि आपका गोल क्या है, आप क्या करना चाहते हो, आप किसके लिए करना चाहते हो. यहाँ पे लोगों को ना थोड़ी अपनी सक्सेस की डेफिनेशन को ठीक करना पड़ेगा. लोगों के लिए सक्सेस होता है यार मनी, वेल्थ, गाड़ी, ये वो, बस ब्लाइंडली दे कीप ऑन फॉलोइंग, बट जब चीजें नहीं हो रही होती तो देन स्टार्ट कमिंग स्ट्रेस, प्रेशर एंड मल्टीपल थिंग्स. थोड़ा सा ना पीछे आना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, देखना चाहिए कि क्या चल रहा है, मैं किस लिए मैंने ये चीज करी थी, मैं क्या करना चाहता हूँ. लेट मी टेक अ सिंपल एग्जांपल. मैं अगर अपना ही एग्जांपल लूँ, आई बिलोंग टू अ फैमिली जो बिल्कुल आई कैन से बिलो ग्राउंड, और यू कैन से बहुत ऐसी फैमिली थी जहाँ पे ये भी नहीं पता कि बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, क्या नहीं पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, पता नहीं कुछ भी. ये सिचुएशन होती थी. व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग सीए, आई डिड माय सीए, देन स्टार्टेड माय जॉब. जब पढ़ाई कर रहे थे तो लगता था पास कैसे होंगे, तब मम्मी पापा को देखते थे कि यार ये डे इन डे आउट मेहनत कर रहे हैं तो लेट्स डू इट. ठाकुर जी की दया से हो भी गए. तो वहां पे नेगेटिविटी आती थी कि यार मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, बाकी लोगों के पास इतने रिसोर्सेज हैं. सेकेंड चीज, रिजल्ट इतना कम है, मैं कैसे पास करूंगा, ना मेरे पे रिसोर्सेज, ना मेरे पे इतनी गाइडेंस, आई बिलोंग टू अ बैकवर्ड एरिया, हाउ आई एम गोइंग टू क्लियर इट. चैलेंजेस था, बट आपको एक ऑब्जेक्टिव था कि हाँ मुझे करना है. आप किसी को अपनी इंस्पिरेशन लेके चलते थे, हाँ यार मेरे मम्मा पापा इतनी मेहनत कर रहे हैं, आई कैन डू इट, लेट मी ट्राई फॉर इट. जब आपने कोशिश करी, हो गया. चैलेंजेस हर पर्सन के साथ है, बट व्हाट मैटर्स इज आप इंस्पिरेशन कहाँ से ले रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है. जब आप जॉब में गए, जब आपने प्रोफेशन में काम किया, वहां पे अलग चैलेंजेस थे. ऑफिसेज की अपनी अलग पॉलिटिक्स होती है, ऑफिसेज का अपना अलग तरीके का काम होता है. वहां पे आपने खुद को सस्टेन करना पड़ेगा कि हाँ यार मेरा काम क्या है, व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव एंड हाउ कैन आई अचीव इट, लेट मी फोकस ऑन दैट. रिजल्ट जो होगा ठीक है, लेट इट बी, रिजल्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है. मेन फ्रस्ट्रेशन इसलिए आती है क्योंकि आप रिजल्ट को कंट्रोल करना चाहते हो, आप प्रोसेस को कंट्रोल करो. महेंद्र सिंह धोनी से अगर आप कभी भी पूछोगे ना तो ही ऑलवेज सेज कि यार
प्रोसेस ठीक होना चाहिए, रिजल्ट ऑटोमेटिकली ठीक आएगा, एंड विच इज सब्सटेंशिएटेड बाय द आईपीएल रिजल्ट। जहां पर अगर हम रिसेंट आईपीएल की बात करें, जहां पे कोई बड़ा नाम उनकी टीम में नहीं है, बट स्टिल दे इमर्ज्ड एज अ विनर। क्यों? प्रोसेस। विराट कोहली से अगर आप बात करो, विराट कोहली ऑलवेज सेज कि यार अगर मैंने फोकस किया होता ना, मुझे इतनी सेंचुरीज बनानी है, तो मैं कभी नहीं बना पाता। आई फोकस्ड ऑन माई प्रोसेस, रिजल्ट इज द आउटकम। सेम वे में कोई भी पर्सन जो चाहे स्टडीज कर रहा है या चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका है, उसे ना प्रोसेस पे फोकस करना चाहिए। रिजल्ट उसका ऑटोमेटिक आउटकम है। अगर प्रोसेस ठीक है, रिजल्ट भी ठीक होगा। ठीक है। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर डीप इनसाइट्स। ये बातें जानकर ज्यादा अच्छी लगी कि प्रोसेस पर अगर हम फोकस करते हैं तो हमारे रिजल्ट्स इतने मैटर नहीं करते हैं। और 2024 की जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से सीए का जो सिनेरियो है वो बदल रहा है, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे एआई टूल्स आ रहे हैं जो क्या कहा जाता है कि रिप्लेस भी कर सकते हैं इंडस्ट्री में ह्यूमंस को। लेकिन इन सब चुनौतियों के बीच में, इन सारे चैलेंजेस के बीच में हमें जो चीज़ पे फोकस करना है वो है कि हम अपनी प्रोसेस को कंप्लीट करें। जो हमारे पास टास्क हैं, हमारे पास जो ड्यूटी है, उसे सही तरीके से निभाएं। अपना जो राइटियस कहते हैं ना हिंदुइज्म में, कि अपना राइटियस धर्म करो तो फिर तुम्हें फल की चिंता नहीं करनी पड़ती है। तो उस तरह से मुझे ये पूरा पॉडकास्ट निकलते हुए आ रहा है और मुझे एहसास हो रहा है कि किस तरीके से जितने भी हमारे एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं उन्हें काफी कुछ जानने को मिला होगा आज इस पॉडकास्ट से। शुरू से लेकर आखिर तक जितने भी क्वेश्चंस थे, अगर आपको कोई भी डाउट्स है स्टूडेंट्स पूछ सकते हो कमेंट पे। आई होप आपने ये पॉडकास्ट अच्छे से एंजॉय किया। आप अपने फीडबैक्स जरूर दें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।